कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 700 साल पहले जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस और अर्थव्यवस्था के लिए प्राइस कैपिंग या एमआरपी का एक फुल प्रूफ मॉडल तैयार किया गया था। बिल्कुल, और अक्सर लोग इतिहास को बस तारीखों और राजाओं के नाम रटने की एक उबाऊ सूची मान लेते हैं। लेकिन अगर हम आज के इस गहन अध्ययन में गहराई से देखें तो ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हाँ, सच में। आज के इस डीप डाइव सेशन में हम ऐतिहासिक नोट्स, राजवंशों के प्रशासनिक रिकॉर्ड और कर प्रणालियों के दस्तावेजों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि एक विशाल साम्राज्य को एक साथ कैसे बांध कर रखा जाता है। मतलब क्या, एक क्रूर नियंत्रण से या फिर विकेंद्रीकृत नीतियों से? सही कहा। विशेषकर एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के दृष्टिकोण से दिल्ली सल्तनत का यह दौर, जिसमें खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश शामिल हैं, काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एक मास्टर क्लास साबित होने वाला है, क्योंकि इतिहास सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं है कि किसने किस पर हमला किया। असली विज्ञान तो ये समझने में है कि उनकी व्यवस्था कैसे काम करती थी। एकदम सही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इस चर्चा के दौरान ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर कई कर प्रणालियों जैसे कि जजिया या धार्मिक नीतियों का जिक्र आएगा। हाँ, और ये सभी केवल ऐतिहासिक तथ्य हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हम यहाँ सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से शुद्ध तथ्यात्मक जानकारी डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। खिलजी वंश और अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य महत्वाकांक्षाओं से शुरू करते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए सबसे पहली जरूरत एक विशाल और अनुशासित सेना थी। 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाली तो उसे आक्रामक विस्तार करना ही था। हाँ, क्योंकि बिना विस्तार के राज्य का खजाना नहीं भर सकता था, है ना? एकदम सही। 1298 में गुजरात विजय से शुरुआत हुई, फिर 1301 में रणथंभौर, 1303 में मेवाड़ और 1305 में मालवा पर नियंत्रण स्थापित किया गया। और परीक्षा के नजरिए से बताऊं तो रणथंभौर और मेवाड़ का जिक्र बहुत आता है। स्रोतों के अनुसार हम्मीरदेव चौहान के समय रणथंभौर में पहली बार जौहर हुआ था। सही कहा आपने। और उसके बाद मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का युद्ध, जहां राणा रतन सिंह का शासन था, जिसका पूरा विवरण मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में मिलता है। खैर, ये तो उत्तर भारत की बात हुई। दक्कन के अभियानों का क्या? दक्कन के अभियानों में अलाउद्दीन की असली आर्थिक सफलता छिपी थी और इसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। अच्छा, वही मलिक काफूर जिसे गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। बिल्कुल। उसने देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र, वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव, द्वार समुद्र के होयसल और सुदूर दक्षिण में मदुरै के पांड्य शासकों को पूरी तरह हरा दिया। अरे वाह! इन्हीं सफलताओं से अलाउद्दीन ने सिकंदर-ए-सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली थी। वैसे दस्तावेजों में उसका असली नाम अली गुरशस्प दुर्ज है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी सेना को अनुशासित रखना एक बड़ी चुनौती थी। यहीं पर अलाउद्दीन ने दाग और चेहरा नाम की कड़े नियमों वाली प्रथाएं शुरू की। अगर इसे आज के जमाने से जोड़ें तो ये बहुत ही रोचक है। चेहरा का मतलब हर सैनिक का फिजिकल डिस्क्रिप्शन और दाग मतलब घोड़े पर शाही ठप्पा। सही कहा, ताकि युद्ध या निरीक्षण के समय कोई अपनी जगह किसी कमजोर व्यक्ति को या कमजोर घोड़े को ना भेज सके। ये तो बिल्कुल आज के बायोमेट्रिक अटेंडेंस और बारकोड सिस्टम जैसा था, ताकि सेना में कोई करप्शन ना हो। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो सेना को हर महीने नगद वेतन देने के लिए खजाने में लगातार धन आना जरूरी था। तो उसने राजस्व बढ़ाने के लिए क्या किया? उसने सभी कृषि योग्य भूमि को मापने का आदेश दिया और राजस्व इकट्ठा करने के लिए दीवान-ए-मुस्तखराज नाम का एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सेना को नकद वेतन देने के लिए अलाउद्दीन को महंगाई भी रोकनी थी, है ना? एकदम सही। अगर बाजार में महंगाई बढ़ती तो सैनिक ज्यादा वेतन मांगते। इसलिए उसने बाजार पर ऐसा सख्त नियंत्रण लागू किया जो आज के अर्थशास्त्रियों को भी हैरान करता है। तो उसने बाजार को कैसे मैनेज किया? उसने 3 तरह के बाजार बनाए। पहला खाद्यान्न के लिए, दूसरा महंगे कपड़ों और घोड़ों के लिए, और तीसरा दासों और मवेशियों के लिए।
और इन पर नजर रखने के लिए वाणिज्य विभाग था, जिसे दीवाने रियासत कहते थे। हाँ, और इसके नीचे शहनाए मंडी अधिकारी होते थे जो बाजार की जांच करते थे। एक सर्वोच्च अधिकारी भी था जिसे शाहाना कहा जाता था। सारा सामान एक खुले बाजार सराय अदल में लाया जाता था, जहां कोई मनमानी कीमत नहीं वसूल सकता था। ये तो आज के प्राइस कैपिंग और एमआरपी सिस्टम का प्रारंभिक रूप लगता है। बिल्कुल, हर व्यापारी का रजिस्टर बनता था। और अगर कोई वजन में हेराफेरी करता तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लेने का कड़ा नियम था। ये काफी कठोर था। इसके अलावा कुछ नए कर भी लगाए गए थे, जैसे घरई जो हाउस टैक्स था, और चरई जो दुधारू पशुओं के चारागाहों पर लगता था। हाँ, और ऐतिहासिक नोट्स बताते हैं कि गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगा, जिसे भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। और अमीर मुसलमानों पर ज़कात लगता था। वैसे इतनी सख्ती के बीच कला और संस्कृति का भी विकास हुआ, जैसे अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। हाँ, उसे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। इसके अलावा 1000 सुतून यानी 1000 स्तंभों का महल, और मंगोलों से बचने के लिए दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया गया। साहित्य में अमीर खुसरो का नाम बहुत अहम है। उन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तूता कहा जाता था। सही कहा, उन्होंने ही भारत में कव्वाली शुरू की और अलाउद्दीन को सुल्तान जहां की उपाधि दी। तुगलकनामा और नूह से पहर उन्हीं की किताबें हैं। लेकिन अलाउद्दीन के डर से चलने वाली ये व्यवस्था उसकी मौत के बाद बिगड़ गई है ना। बिल्कुल, उसके बाद साम्राज्य में अराजकता फैल गई, जिसे 1320 में गाजी मलिक ने खत्म किया और खुसरो खान की हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखी। गाजी मलिक, जिसे ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसने तुगलकाबाद शहर बसाया। हाँ, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी गद्दी पर बैठा। उसका असली नाम जौना खान था। एमबीटी के बारे में पढ़कर मैं हमेशा हैरान होती हूँ। वो दर्शन शास्त्र, गणित और चिकित्सा का गहरा जानकार था। हाँ, इब्न बतूता जो 1333 में मोरक्को से आया था, उसने अपनी किताब रिहला में उस दौर का बहुत जीवंत विवरण दिया है। ज़ियाउद्दीन बरनी भी उसी के दरबार में थे। बरनी की तारीखें, फिरोजशाही और फतवाए जहानदारी तो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एमबीटी ने नियुक्तियों में योग्यता को बहुत महत्व दिया था, है ना? बिल्कुल, उसने एक शराब निर्माता, नाई, रसोइया और माली तक को उनकी योग्यता पर उच्च पद दिए। कृषि सुधार के लिए दीवान एक कोही विभाग भी बनाया। और अकाल के समय किसानों को सौंद्र और तकावी नाम के कृषि ऋण भी बांटे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या बात? जो राजा इतना पढ़ा लिखा था, जिसने बिना भेदभाव नियुक्तियां की, उसे इतिहास सबसे बुद्धिमान मूर्ख क्यों कहता है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब क्या वो एक ऐसे टेक स्टार्टअप के सीईओ की तरह था, जो समय से 50 साल आगे की सोच रहा था, लेकिन जिसका एग्जीक्यूशन जीरो था? ये स्टार्टअप वाली तुलना एकदम सटीक है। नीतियां सिद्धांत रूप में बहुत अच्छी थीं, लेकिन जमीनी हकीकत और प्रशासनिक तैयारी पूरी तरह से फेल थी। उसके 5 बड़े प्रयोगों की बात करें तो 1326 में दोआब में कर बढ़ाना सबसे पहला था। हाँ, दोआब बहुत उपजाऊ था, लेकिन जिस साल कर बढ़ाया गया उसी साल वहां भयंकर अकाल पड़ा। अधिकारियों ने जबरन वसूली की, जिससे किसान भाग गए। और फिर 1327 में दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी राजधानी बदलना। तर्क सही धारक के दक्षिण को नियंत्रित करने के लिए बीच में राजधानी हो, लेकिन उसने पूरी आबादी को पैदल दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया, जो एक भयानक त्रासदी साबित हुई। रास्ते में हजारों लोग मारे गए। हाँ, और फिर उसे एहसास हुआ कि उत्तर भारत पर मंगोलों का खतरा है, तो वापस दिल्ली लौटने का आदेश दे दिया। सच में ये लॉजिस्टिक्स की पूरी विफलता थी। खुरासान और कराचिल अभियान भी ऐसे ही विफल रहे, जहां सेना मौसम और रसद की कमी से तबाह हो गई। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प 1329 का टोकन मुद्रा वाला प्रयोग था। उसने उच्च मूल्य वाली कांस्य मुद्रा चलाई, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर था। ये तो आज के कागजी मुद्रा जैसा ही कॉन्सेप्ट है। विचार बहुत आधुनिक था, लेकिन उसने सिक्कों पर कोई सिक्योरिटी फीचर या जटिल मोहर नहीं लगाई। नतीजा ये हुआ कि हर घर टकसाल बन गया। लोगों ने बर्तन गलाकर नकली सिक्के बना लिए। बिल्कुल, जिससे भयंकर मुद्रास्फीति हुई और राजकोष पूरी तरह खाली हो गया। 1351 में एमबीटी की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। और फिरोज शाह ने जनता को खुश करने के लिए कल्याणकारी लेकिन साम्राज्य को कमजोर करने वाली नीतियां अपनाई। हाँ, उसने अलाउद्दीन की नीतियां पलट दी।
सैनिकों को नकद वेतन बंद करके भूमि राजस्व या वजह के आधार पर भुगतान शुरू किया। कर प्रणाली को भी इस्लामिक कानूनों के अनुसार कर दिया। केवल कुरान के 4 कर लागू किए, खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स। और जजिया को एक अलग कर बना दिया जो ब्राह्मणों पर भी लगा। लेकिन उसने निर्माण कार्य बहुत किए, कई नहरों की मरम्मत करवाई। और सिंचाई के लिए हक ए शर्ब या हासिल ए शर्ब नाम का जल कर लगाया। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे शहर बसाए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके कल्याणकारी कार्यों ने उसे लोकप्रिय तो बनाया। जैसे दिल्ली में मुफ्त अस्पताल, दारुल शिफा और गरीब लड़कियों के लिए दीवाने खैरात विभाग। बिल्कुल, वो पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद शुरू कराया। लेकिन इन सबसे साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? शायद एकता व्यवस्था को वंशानुगत करने से। एकदम सही पकड़ा आपने। सैन्य पदों को वंशानुगत करने से अयोग्य लोगों ने कमान ले ली और सेना पूरी तरह कमजोर हो गई। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1398 में मंगोल सेनापति तैमूर ने दिल्ली पर भयानक आक्रमण किया, अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक के समय। तैमूर ने दिल्ली को खंडहर बना दिया और इसी खंडहर से सैयद वंश और फिर लोदी वंश का उदय हुआ। तैमूर द्वारा नियुक्त खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। हाँ, याहिया बिन सरहिंदी की पुस्तक तारीख-ए मुबारक शाही के अनुसार ये पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। इसके बाद 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की नींव रखी। सिकंदर लोदी का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण है, 1489 से 1517 तक। उसने आगरा की स्थापना की और राजधानी वहां स्थानांतरित की। खेतों की माप के लिए 32 अंकों का गजे सिकंदरी भी शुरू किया। और आपको पता है, वो गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। अरे वाह! वास्तुकला में उसने मोठ की मस्जिद बनवाई, हाँ। जो अपने डबल डोम के लिए जानी जाती है। लेकिन उसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर आया। और इब्राहिम लोदी का अड़ियल स्वभाव दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना। दौलत खान लोधी ने परेशान होकर बाबर को आमंत्रित कर लिया। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जहां बाबर की तोपों के सामने इब्राहिम लोदी हार गया। और इसी के साथ सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? परीक्षा के लिए हमें इन राजवंशों के बनाए गए विभागों को एक साथ याद रखना होगा। चलिए तेजी से रिवीजन करते हैं। बिल्कुल। दीवाने विजारत वित्त विभाग था और बलबन द्वारा स्थापित दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने इंशा पत्राचार के लिए और दीवाने रिसालत अपील विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व के लिए दीवाने मुस्तखराज और बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत बनाया। और एमबीटी का कृषि विभाग दीवाने कोही। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए दीवाने बंदगान बनाया। दान के लिए दीवान ए खैरात और पेंशन के लिए दीवाने इस्तेहाक। और महत्वपूर्ण पुस्तकों में सरहिंदी की तारीख-ए मुबारक शाही, मिनहाज उस सिराज की तबकात नासिरी और अल-बरूनी की तहकीक हिंद शामिल हैं। बहुत शानदार रिवीजन। अब इस पूरे सफर के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। क्या है वो प्रश्न? अलाउद्दीन खिलजी ने जिस कठोरता से बाजार और सेना को बांध कर रखा था, वही साम्राज्य इब्राहिम लोदी के समय ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गया? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या एक साम्राज्य केवल तलवार के दम पर टिक सकता है या इसके लिए एक मजबूत विकेंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता होती है? इस पर जरूर विचार करें। बहुत ही गहरा सवाल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों, अगर आपको इस तरह से इतिहास को डिकोड करना पसंद आया और आप एसएससी या रेलवे एग्जाम्स में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो ये डीप डाइव आपके बहुत काम का है। बिल्कुल। इसलिए हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वहां हम ऐसे ही और भी गहन विश्लेषणात्मक वीडियो और ट्रिक्स लगातार शेयर करते हैं।